हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के जो यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पे नीट 2026 के लिए सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, एनसीईआरटी सीरीज़। उसमें से उस सीरीज़ के अंदर हमने 3 चैप्टर देख लिया। सेल वाला चैप्टर देख लिया, फिर हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट चैप्टर देख लिया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देन हमने उसके आगे वाला चैप्टर देखा था, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देन हमने उसका आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाला। उसकी हमने कुछ क्लासेस देख ली हैं। ऑलमोस्ट हमने जो एनसीईआरटी के अंदर थ्योरी दी है वो कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो रहेगा समरी का। आज हम समरी को देखेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज देखेंगे, उसके बाद में चैप्टर एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देन हम इससे नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बच्चों, आपको मैं पहले बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसका पीवाईक्यू करना। इस चैप्टर के हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मैंने आपको हर बार बोला कि आपको हर चैप्टर के ऑलमोस्ट 200 से 300 क्वेश्चन सोल्व करनी है। 200 को 300 को मतलब जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, चैप्टर आपके कंट्रोल में आएगा, आपकी मुट्ठी में आएगा, आपकी ज़्यादा मतलब पकड़ बनेगी चैप्टर पे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके डायग्राम क्लियर होंगे, ठीक है, और पता चलेगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम लगाना है, कितना नहीं लगाना, ट्रू फॉल्स को कैसे सोल्व करना है, करेक्ट इनकरेक्ट, मतलब चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, ठीक है। बेसिकली बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे लिए इजीली, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कल के लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा था, कल के लेक्चर में हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था मैच्योरेशन वाला। सेकंड टॉपिक हमने देखा था कि अदर ऑर्गन्स जो होते हैं उनका एक्सक्रीशन में क्या रोल होता है। एंड थर्ड टॉपिक हमने देखा था डिसऑर्डर वाला कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं। मैच्योरेशन में हमने ये देखा था कि मैच्योरेशन जो होता है उसमें सीएनएस एक सिग्नल आता है, वॉलंटरी सिग्नल होता है, मोटर सिग्नल आता है, और क्या होता है यूरिथ्रा, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, जो हमारा स्फिंक्टर है यूरिथ्रल स्फिंक्टर, वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो इससे क्या होगा, मैच्योरेशन प्रोसेस हो जाएगी। और इससे रिफ्लेक्स जो होता है उसे बोलते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, न्यूरल रिफ्लेक्स जो काम आता है। फिर हमने देखा था कि हमारे यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, हमारे यूरिन में कितना यूरिया होता है, 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है। 1 से 1.5 लीटर पर डे हम यूरिन को क्या करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। और एक लाइट येलो कलर का क्या होता है, वाटर मतलब फ्लूइडी सब्सटेंस होता है, इसमें वाटर भी होता है। देन हमने देखा था कि अगर जो हमारे यूरिन है उसमें हमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तो क्या हो सकता है, हमें कोई किडनी का माल फंक्शन हो सकता है या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है। देन हमने देखा था कि एक डिजीज जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, उसमें क्या होता है, अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन होती है, और कीटोन यूरिया आ रहा है, अगर कीटोन बॉडीज आ रही है, तो ये किसके इंडिकेशंस होते हैं, इससे ये क्या डिनोट करते हैं कि हमें डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। देन हमने अदर रोल देखा था ऑर्गन्स का, उसमें हमने लीवर को देखा था। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ये बाइल सिक्रेट करता है। उसमें क्या होता है, 6 चीज़ होती है, बिलीरुबिन होगा, बिलीवर्डिन होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन होंगे, और क्या होगा, विटामिन होगा, ठीक है, और ड्रग्स होंगे। तो ये चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, हमारी बाइल बनाती है। और ये पोटिक के थ्रू क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं। देन हमने स्किन देखा था, स्किन में सैट ग्लैंड आ जाएगी, सेबेशियस ग्लैंड आ जाएगी। और हमने क्या देखा था, लंग को देखा था, लंग क्या करते हैं, वाटर भी निकालते हैं हमारी बॉडी से, और साथ ही साथ में CO2 निकालते हैं 200 मिलीलीटर पर मिनट, CO2 के अमाउंट में ध्यान रखनी है। देन फिर हमने डिसऑर्डर देखे थे, डिसऑर्डर में रीनल कैल्कुलाई देखा था, और ये स्टोन बन जाता है किडनी में ऑक्सीलेट का। और क्या देखा था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखा था, जो इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी ग्लोमेरुलर होती है उससे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। यूरेमिया देखा था, और वो जो होती है क्या होता है, हीमोडायलिसिस कैसे होता है ब्लड का, वो देखा था। और किडनी ट्रांसप्लांट करवाना क्या है, एक फाइनल हम बोल सकते हैं कि लास्ट ऑप्शन हो सकता है हमारे पास में, कि जब हमारी किडनी एकदम से फेल हो जाए तो हम लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, अल्टीमेटली ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट वाले। तो 2-3 मिनट के अंदर हम कल का लेक्चर डिस्कस कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारी समरी, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। देखो अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो, सारी बोलो जय माता दी, सारी बोलो एनसीईआरटी माता की जय। हमारे माइंड में सेट हो जाए ये एनसीईआरटी, जिससे हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए। स्टार्ट करते हैं। मैनी नाइट्रोजनस कंटेन्स सबस्टांस आयन, CO2, वाटर एक्सेट्रा दैट एक्यूमुलेट इन द बॉडी हैव टू बी एलिमिनेटेड। जैसे ये आयन्स हो गए, कोई नाइट्रोजन सबस्टांस हो गया, वाटर हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट में आयन्स है, अगर ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना पड़ता है। नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड एंड दियर excretion वे among animals mainly depending on the habitat availability of the water। देखो जो नेचर होगा नाइट्रोजन वेस्ट का, कि अमोनिया होगा या यूरिया होगा या यूरिक एसिड होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो जो एनिमल्स है उनका जो हैबिटाट है, हैबिटेट में आके उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर कोई पानी में रह रहा है, एक्वेटिक एनिमल है, तो उसके पास पानी ज़्यादा है तो वो अमोनिया रिलीज कर सकते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उन्होंने क्या कर लिया, खुद की बॉडी को अडेप्ट कर लिया किसके लिए, कम पानी के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालिए, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है जो नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर नाइट्रोजनस, क्या लिखा हो बच्चों, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड। मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या बच्चों, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, और क्या हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। ओके मैम। नाउ नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है,
प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स आर एंड किडनी आर द कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। हमने देखा था प्रोटोनेफ्रीडिया के एग्जांपल हमने देखे थे। प्रोटोनेफ्रीडिया को बच्चों क्या बोलते हैं, फ्लैम सेल्स बोलते हैं, ये पूरा थ्योरी में पढ़ के आए हैं। नेफ्रीडिया हो गया, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हो गया, और ग्रीन ग्लैंड को क्या बोल सकते हैं, एंटीरियर ग्लैंड भी बोल सकते हैं, और किडनी हो गया, ठीक है। ये क्या कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है एनिमल्स के अंदर, ओके मैम। They not only eliminate nitrogenous waste but also help in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid। ये हमें पता है कि किडनी भी क्या करती है बच्चों, हमारी पीएच को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी की ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने की क्या करती है, हेल्प करती है। वहीं पे जो ये नेफ्रीडिया हो गया, प्रोटोनेफ्रीडिया हो गया, ये भी ऑर्गन्स क्या करते हैं बच्चों कि हमारी बॉडी के जो एनिमल्स उनकी बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इनका काम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का काम जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को तो रिमूव करना है ही बॉडी से, साथ ही साथ में बच्चों मेंटेन भी करते हैं ये हमारी ऑस्मो रेगुलेशन को, एसिड बेस के बैलेंस को, और बॉडी फ्लूइड के बैलेंस को, और आयनिक बैलेंस को, ठीक है। इन ह्यूमंस, अब हम ह्यूमंस की बात करते हैं। ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने देखा था क्या है। अभी तक हमने जो छोटे छोटे 2 पैराग्राफ पढ़े हैं समरी के, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं जो हम पीछे नहीं पढ़ के आए, ठीक है। ये सारी बातें हमने पीछे थ्योरी में कंप्लीट की हुई है। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, 1 पेयर ऑफ किडनी, किडनी का 1 पेयर होगा मैम, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर भी पेयर में मिलेगा, और वहीं पे जो यूरिनरी ब्लैडर है और जो यूरिट है वो पेयर में होती है, सिंगल सिंगल होते हैं। यस मैम, ये हम जानते हैं। ईच किडनी हैज ओवर 1 मिलियन ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। यस बच्चों, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन है, दूसरी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन, टोटल 2 मिलियन 20 लाख नेफ्रॉन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और ये किडनी का फंक्शनल स्ट्रक्चर, ओके मैम। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये मैं पढ़ लिया अभी। नेफ्रॉन कैसा स्ट्रक्चर बच्चों, फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। हैज द 2 पार्ट, इसके 2 पोर्शन होंगे, 2 पार्ट हुए, एक ग्लोमेरुलस होगा, एक ट्यूबुलर, रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं, एक ट्यूबुलर पार्ट होगा। ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल, फर्स्ट पार्ट इज ग्लोमेरुलस एंड सेकंड पार्ट इज रीनल ट्यूब्यूल। यस मैम। Glomerulus is a tuft of capillaries formed from afferent arterioles, fine branch of renal artery। देखो जो afferent arteriole आती है वो क्या करती है, कैपिलरीज में ऐसे टूट जाती है और ग्लोमेरुलस बना देती है, और efferent arteriole वापस ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। तो afferent arteriole तो ब्लड लेके आती है ग्लोमेरुलस के अंदर, वहीं पे जो efferent arteriole है ब्लड को वापस लेके जाती है ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस से। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, ओके मैम। फाइन ब्रांच होती है किसकी, रीनल आर्टरी की। रीनल आर्टरी किस में जाती है बच्चों, efferent arteriole में, और वो क्या बना लेता है, ग्लोमेरुलस बना लेता है, ओके मैम। द रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल की कहाँ से स्टार्टिंग होती है, रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होते हैं बच्चों बोमन्स कैप्सूल से। रीनल ट्यूब्यूल starts with a double walled Bowman's capsule and is further differentiated into a proximal convoluted tubule, PCT बोलेंगे जिसे Henle's loop, HL बोलते हैं, distal convoluted tubule, DCT। The DCT of many nephron joined to a common collecting duct, many of each ultimately open into the renal pelvis through the medullary pyramid। देखो क्या होता है, जैसे एक नेफ्रॉन की DCT ओपन हो रही है कलेक्टिंग डक्ट में, एक कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है बच्चों, बहुत सारी नेफ्रॉन की DCT ओपन हो सकती है। यहाँ पे एक दूसरे नेफ्रॉन की DCT ओपन होगी, तीसरे नेफ्रॉन की होगी, मान लो जैसे एक नेफ्रॉन और आ गया तो उसकी वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो गया। तो कलेक्टिंग डक्ट एक ऐसी डक्ट होती है जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन की DCT आके ओपन होती है, ओके मैम। ये बात तो हमने वहाँ पे भी देखी थी थ्योरी में, लिखी हुई ये बात। यस मैम, आगे नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यही बात लिखी हुई है कि कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट से होता है वो कहाँ पे चला जाएगा, रीनल पेल्विस के थ्रू, मेडुलरी, जो रीनल पेल्विस में आ जाता है मेडुलरी पिरामिड के थ्रू। हमने देखा था ऐसे करके स्ट्रक्चर में आई थी। तो यहाँ पे जो नोच होता है उसे तो हाइलम बोला था, हाइलम के अंदर यहाँ पे एक फनल शेप आता है जिसे पेल्विस बोला था, और ऐसे मेडुलरी पिरामिड से कैलिक्स, पेल्विस से क्या निकलता है, कैलिक्स निकलता है, और मेडुलरी पिरामिड से क्या होता है, यूरिन बन के पेल्विस के थ्रू क्या जाता है, बाहर हाइलम से निकलता है, यूरेटर में आ जाता है। तो ये बात एनसीईआरटी लिखी हुई है, ओके मैम। आगे क्या लिखा हुआ है, द बोमन्स कैप्सूल इनक्लोज द ग्लोमेरुलस ऑफ टू फॉर्म माल्फिजियन और रीनल कॉर्पसस। देखो बोमन्स कैप्सूल ने क्या कर लिया बच्चों, ये जो हमारा बोमन्स कैप्सूल है उसने क्या कर लिया, ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करके रखा गया। जो हमारा ग्लोमेरुलस आया, जो हमारी ग्लोमेरुलस है बच्चों, ये जो ग्लोमेरुलस मैंने बनाया, ये किसके अंदर इनक्लोज होता है बच्चों, बोमन्स कैप्सूल के अंदर। तो ये बोमन्स कैप्सूल जो है हमारा और जो हमारा ग्लोमेरुलस, इन दोनों को कंप्लीटली मिला के हम क्या बोलेंगे, माल्फिजियन बॉडी बोलेंगे। बॉडी ध्यान, ट्यूब्यूल ध्यान, माल्फिजियन बॉडी बोलेंगे या फिर रीनल कॉर्पसल बोलेंगे। ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी है, तो मैंने एक बार और समझा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप होते हैं बच्चों, 3 मेन प्रोसेस होते हैं। फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्सॉर्प्शन होता है, सेक्रेशन होता है, ओके मैम। फिल्ट्रेशन इज ए नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द ग्लोमेरुलस यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। हमने देखा था कि ग्लोमेरुलर के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बन जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है बच्चों, प्रेशर के थ्रू क्या होता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। कैसे प्रेशर बनता है, एफरेंट आर्टरियल और इफरेंट आर्टरियल के डायमीटर में डिफरेंस होता है। एफरेंट आर्टरियल मोटी होती है, उसका डायमीटर ज्यादा होता है, वहीं पे जो इफरेंट आर्टरियल बच्चों आपकी पतली होती है उसका डायमीटर कम होता है। उनमें डिफरेंस की वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर क्या रहता है, ब्लड रहता है। कुछ टाइम के लिए ब्लड ज्यादा ब्लड आ रहा है, कम ब्लड जाए तो वो ग्लोमेरुलस के अंदर इकट्ठा रहेगा कुछ टाइम के लिए। एक बड़ी पाइप से पानी आ रहा है, छोटी पाइप से पानी जा रहा है, तो कुछ टाइम के लिए पानी रुक जाएगा ना पाइप में। वैसी बात है कैपिलरी के अंदर कुछ टाइम के लिए क्या रहेगा, पानी रहेगा वहाँ पे, उस मतलब पानी नहीं मतलब क्या रहेगा, ब्लड रहेगा, उस ब्लड का वहाँ पे प्रेशर बन जाएगा। उस प्रेशर की प्रेजेंस में बच्चों क्या हो जाता है, हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है। और ये बात ध्यान रखना, नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि अब देखो हमने ये देखा ग्लूकोज भी आ रहा है, ग्लूकोज को हमने क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था पीसीटी के अंदर। अगर ये सिलेक्टिव प्रोसेस होती है बच्चों तो हम ग्लूकोज को नहीं आने देते, हम सिर्फ यूरिया को आने देते, बट ये कोई
सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही ग्लोमेरुलस आता है इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है तो क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज भी छोटा मॉलिक्यूल होता है तो वो भी आ जाता है यहाँ पे, यूरिया छोटा मॉलिक्यूल तो वो भी आ गया, वाटर के मॉलिक्यूल छोटे थे पास आउट हो जाते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट बनती है, स्लिट पोर बनती है, पोडोसाइट बनाती है। बोमन्स कैप्सूल की जो एपिथेलियम है उसकी सेल को पोडोसाइट सेल बोलते हैं, वो ऐसे अरेंज हो जाती है जैसे क्या बनते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट बनते हैं या फिर स्लिट पोर बनते हैं। हम पढ़ के हैं एक ही चीज़ के दोनों में, फिल्ट्रेशन स्लिट बोल दो या फिर स्लिट पोर बोल दो, स्लिट पोर बोल दो, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, तो इसलिए ये बोल रहा है नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस। अगर सिलेक्टिव प्रोसेस होती है बच्चों तो हम ग्लूकोज को नहीं आने देते, ग्लूकोज हमारे इतना इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज से हम एटीपी बनाते हैं तो ग्लूकोज को थोड़ी ना आने देते हम यूरिन में, बट ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। एक बार के लिए आ गया, तो इसलिए हमने सेकंड जो प्रोसेस है वो रीअब्जॉर्प्शन रखा है। सेकंड स्टेप हमने रीअब्जॉर्प्शन इसीलिए रखा है कि चलो फिल्ट्रेशन में कोई बात नहीं, ग्लूकोज आ गया तो वापस इसे रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, हमारी बॉडी ने इसलिए सोच समझ के काम किया, ऐसे नहीं कुछ भी किया। और सिक्रेशन इसलिए रखा है कि जो चीज़ें रह गई यूरिन में आने से बच गई उनको वापस से सिक्रेट कर देंगे। समझ में आ रही है ये बात? तो इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है, ये बात शायद वहाँ पे नहीं लिखी है एनसीईआरटी में आगे थ्योरी में कि फिल्ट्रेशन एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, आप इसे मार्क कर लोगे। अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक लाइन मार्क करने के लिए बोली है बच्चों, अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट करोगे इसे कि फिल्ट्रेशन इज ए नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द ग्लोमेरुलर यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। इस पूरी लाइन को आप हाईलाइट कर लोगे, एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है मैम। अबाउट 1200 से, ये तो हमने देखा था 1100 से 1200 ml ब्लड जो होता है वो किडनी के अंदर एंटर करता है 1 मिनट के अंदर, और जो हमारे कार्डियक आउटपुट का कितना पार्ट होता है बच्चों, रफली 1/5 पार्ट होता है, ये तो हमने देखा था। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती कितनी, फिल्ट्रेट बनता कितने 1 मिनट के अंदर किडनी के अंदर 150 ml पर मिनट बनता है, जिसे हम क्या बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलेंगे। वही बात एनसीईआरटी ने लिखी है, अबाउट 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस पर मिनट टू परफॉर्म 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट इन द बोमन्स कैप्सूल। कितना बनेगा, 125 ml बनेगा, और आता कितना है 1200 ml आता है, 1100 से 1200 ml आता है और बनता कितना 125 ml फिल्ट्रेट बन जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलेंगे इन द बोमन्स कैप्सूल पर मिनट। और इसे क्या बोलेंगे बच्चों, GFR बोलेंगे। ओके मैम, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, जे एपरेटस हमने देखा था कैसे बनता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी डीसीटी और एफरेंट आर्टियोल की कुछ सेल्स मिलकर क्या बनाती है बच्चों, जे जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाती है, जो क्या सिक्रेट करता है बच्चों, रेनिन सिक्रेट करता है, ठीक है मैम। जे स्पेशल पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, स्पेशल पोर्शन में क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हो यहाँ पे डीसीटी, यहाँ पे लिख सकते हो और एफरेंट आर्टियोल, ये हम पढ़ के एफरेंट आर्टियोल की कुछ सेल्स मिलकर क्या बनाती है बच्चों, जे एपरेटस बनाती है। JG is special portion of nephrons plays a significant role in the regulation of GFR। जब कोई GFR में चेंज आ जाता है उसके रेगुलेशन के लिए कौन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, JG एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके मैम, नियरली 99% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्ट्रेशन टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि 125 मिलीलीटर पर मिनट अगर फिल्ट्रेट बन रहा है तो अगर एक दिन का निकाले तो 180 लीटर पर डे बन जाएगा, बट इतना सुसु तो हमारी बॉडी से रिलीज नहीं करते हैं, तो क्या होता है 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ पे हो जाती है, पीसीटी में हो जाती है, जिससे कि नियरली 99% बच्चों हम हमारे जो फिल्ट्रेशन होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ों को क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं फिल्ट्रेट से कितना 99%, इसलिए हम 1 से 1.5 लीटर यूरिन को क्या करते हैं एक दिन के अंदर बॉडी से पास आउट करते हैं। ओके मैम, पीसीटी इज द मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, ये बात हमें पता है, पीसीटी मेजर साइट है। कौन सी सेल मिलेगी, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर सेल्स मिलेगी पीसीटी के अंदर। पीसीटी इज द मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सिलेक्टिव सिक्रेशन। अब ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे सिक्रेशन कैसा होता है, जो सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है हम चुन चुन के चीज़ों को डालते हैं, यहाँ पे हमारा पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन रखते हैं। हम क्या करते हैं H+ आयन का तो यहाँ पे सिक्रेशन कर देते हैं, नेफ्रॉन के अंदर H+ आयन तो डाल देंगे, और वहीं पे बाइकार्बोनेट का क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे उसे, जिससे क्या बनता है यहाँ पे जो मेंटेनेंस होता है किसका, पीएच का और किसका, आयनिक बैलेंस का, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, इसको अंडरलाइन करोगे, सेकंड लाइन आपको एनसीईआरटी में ये अंडरलाइन करनी है समरी में। पहली लाइन तो वो कर ली कि जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। सेकंड लाइन ये अंडरलाइन करो, पीसीटी इज द मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सिलेक्टिव सिक्रेशन, ये अंडरलाइन कर लो, ठीक है। पीसीटी मेजर साइट है एब्जॉर्प्शन का और रीअब्जॉर्प्शन का और सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है यहाँ पे। हेनली लूप इज प्राइमरी हेल्प्स टू मेंटेन ओस्मोलर ग्रेडियंट 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर विद इन द किडनी इंटरस्टिशियम। ये भी अंडरलाइन कर लो बच्चों में कि जो हेनली लूप होता है वो किसमें हेल्प करता है बच्चों, हमारी जो ऑस्मोल ग्रेडियंट होता है इंटरस्टिशियम में, किडनी इंटरस्टिशियम में, उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके मैम, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट अलाउज एक्सटेंसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। वहीं पे हमने देखा था बच्चों डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कैसा रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, हार्मोनल की प्रेजेंस में होता है। हमने देखा पीसीटी के अंदर बच्चों कोई हार्मोन नहीं चाहिए हमें, पीसीटी पे हमने किसी भी हार्मोन का एक्ट नहीं देखा, पीसीटी के अंदर जो फिल्ट्रेट बन गया है उसका 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन होना ही होना है। बट बच्चों
जो DCT के अंदर, जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, जो कंडीशनर होता है। जब हमारे GFR में कोई चेंज आता है तब हम हार्मोनल के इन्फ्लुएंस में, हार्मोनल के इफेक्ट में क्या करते हैं बच्चों, हमारी DCT और कलेक्टिंग डक्ट से क्या करते हैं, वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए उनका रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। DCT और कलेक्टिंग डक्ट अलाउ एक्सटेंसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट विच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ओके मैम। H+, K+ and ammonia could be secreted into the filtrate by the tubules to maintain the ionic balance and pH of body fluids। ये हमने देखा था 3 चीज़ सीक्रेट करनी है हमें। क्या करना है, H+ को सीक्रेट करना है, K+ को सीक्रेट करना है, अमोनिया को सीक्रेट करना है। वहीं पे रीअब्जॉर्ब किसको करना था बच्चों, ग्लूकोज का, सोडियम आयन का, और अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन कैसा था बच्चों, एक्टिव था। वहीं पे नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिवली जा रहा था और जो वाटर है वो भी पैसिवली जा रहा था। ये बात हमने अच्छे से पढ़ी हुई है। ओके मैम। एक काउंटर करंट मैकेनिज्म, यस बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म CC मैकेनिज्म किसके बीच में होते हैं, हेनले लूप और वासारेक्टा के बीच में होते हैं। ये क्या करते हैं, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट्स बिटवीन द 2 लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले एंड दोज ऑफ वासारेक्टा। वासारेक्टा क्या है बच्चों, कैपिलरी पैरेलल टू द हेनले लूप। जो पेरिटोबियल नेटवर्क का पार्ट, जो कैपिलरी क्या करती है, हेनले लूप के पैरेलल जाती है, उसे क्या करते हैं, बोलते हैं बच्चों वासारेक्टा बोलते हैं। इनके बीच में कौन सी मैकेनिज्म चलती है बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है। द फिल्ट्रेट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड एज इट्स मूव डाउन। यस बच्चों, जो हेनले लूप की डिसेंडिंग लिप थी इसे हमने कॉन्सेंट्रेट लिप बोला था, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा। वहीं पे जो हेनले लूप की डिसेंडिंग लिप होती है बच्चों वो कैसी होती है, डाइल्यूट लिप होती है। यहाँ पे फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। ओके मैम, भी बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, देखो। The filtrate gets concentrated as it's moved down the descending limb, but it is diluted by the ascending limb. Okay मैम। Electrolytes and urea and retain in the interstitium by this arrangement। ये बात अंडरलाइन कर लोगे। 4th लाइन आपको ये अंडरलाइन करनी है कि इस अरेंजमेंट के, काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू हम किस चीज़ को इंटरस्टिशियम के अंदर रिटेन करके रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या जाएगा बच्चों, NaCl आ जाएगा। आपकी काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर NaCl दिया होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब NaCl और यूरिया, इनको बच्चों हम क्या करते हैं, हमारी मेडुलर इंटरस्टिशियम के अंदर रिटेन करके रखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू। अब इसको भी अंडरलाइन करोगे, अच्छी लाइन है, ये आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। ओके मैम, हो गया। DCT कलेक्टिंग डक्ट कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट अबाउट 4 टाइम्स। ये बात ध्यान रखिए। हमने देखा कि हमारे DCT और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और कैसा रीअब्जॉर्प्शन होगा, कैसा इसमें रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो आपसे पूछते कि हमारे फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट काम में आ रहा है, तो आप याद रखोगे DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। हार्मोनल की इन्फ्लुएंस में, क्योंकि हमने देखा था एल्डोस्टेरोन भी कहाँ पे काम कर रहा था, DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे काम कर रहा था। वहीं पे जो हमारा ADH है वो भी काम कर रहा था, DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे काम कर रहा था, डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे काम कर रहा था। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो मैं ध्यान रखा कि जो हमारा DCT और कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या करता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेट कर सकता है फिल्ट्रेट को कितना, 4 टाइम्स। ये बात ध्यान रखो, ये 4 टाइम्स फ्रॉम 300 मिलियोस्मोल पर लीटर से 1200 मिलियोस्मोल पर लीटर एंड एक्सीलेंट मैकेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और इससे हम क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ओके मैम। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर टिल ए वॉलंटरी सिग्नल फ्रॉम CNS। कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेगा जब तक हमारे CNS से हमें कोई वॉलंटरी सिग्नल नहीं मिल सकता कि आपकी मर्जी से आप यूरिन को पास आउट कर सकते हो। कैरीज आउट इन रिलीज थ्रू यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पास आउट कर सकते हो। इस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे बच्चों, मैच्योरेशन बोलेंगे। वहीं पे स्किन, लंग्स एंड लीवर ऑल्सो असिस्ट इन एक्सक्रीशन। लीवर भी हेल्प करते हैं हमारे एक्सक्रीशन में, लंग्स भी हेल्प करते हैं बच्चों, और स्किन भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करते हैं वो हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समरी समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। और 4-5 लाइनें मैंने आपको बोली, आप उनको अंडरलाइन करोगे, वो मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने अपने बेस पे बताया। आप उनको इंपॉर्टेंट को लगे, आपको भी सही लग रहा है कि यस मैम हो सकते हैं हमारे एग्जाम में आ सकती है, आप सही बोल रहे हो, तो आप उनको अंडरलाइन करो या फिर हाईलाइट करो, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। देखो आई थिंक एक्सरसाइज के नीचे ही है ये एक्सरसाइज। अब देखो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों एक्सरसाइज। नीट के लिए तो मतलब है इंपॉर्टेंट तो है ही। वैसे 3-4 क्वेश्चन तो इसमें डायरेक्ट ऐसे हैं जो उठ के सीधे आ सकते हैं, क्योंकि वो MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। और जो बच्चा 11th क्लास के लिए रिटन पेपर के लिए तैयार कर रहा है, जैसे स्कूल में है और साथ में वो नीट को भी टारगेट कर रहा है और स्कूल में भी है वो भी, तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको तो अपने जो उनका रिटन एग्जाम होगा उसमें लिख के है ना, ठीक है। डेफिनेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटेड। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटेड की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate. Amount of filtrate formed by the kidney in per minute is called glomerular filtration rate। और ये कितनी होती है बच्चों, 125 मिलीलीटर पर मिनट होते हैं, आप इसको लिख सकते हो। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और इसकी अमाउंट बच्चों लिख सकते हो 125 मिलीलीटर पर मिनट होती है। 1 डे के अंदर भी लिख सकते हो 180 लीटर पर डे, ठीक है। ये दोनों बात लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यस मैम, डाउट है तो आप उस पर पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में ना। देखो सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑटो रेगुलेटर मैकेनिज्म ऑफ GFR, कि हमें GFR की ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो बताओ। तो देखो हमने GFR को रेगुलेट करने की जो मैकेनिज्म पढ़ी थी, देखो जो हमने हमारे GFR को रेगुलेट करने के लिए जो हमने पढ़ा था पैराग्राफ, उसमें हमने देखा था हार्मोनल फीडबैक के। तो हम 3 चीज़ें पढ़ी थी। हमने एक हाइपोथैलेमस पढ़ा था, एक हमारा JG अपैरेटस पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था हमारा हार्ट। ये तीनों बच्चों क्या करते हैं, हमारी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, हमारी GFR को रेगुलेट कर सकते हैं। बट
इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, ऑटो रेगुलेटरी, ऑटो का मतलब है खुद का, और रेगुलेटर का मतलब खुद का रेगुलेशन। तो हाइपोथैलेमस नेफ्रॉन का पार्ट नहीं, किडनी का पार्ट नहीं, हार्ट किडनी का पार्ट नहीं, पर जो बच्चों जे एपेटस है वो खुद किडनी का पार्ट है। तो जे एपेटस जो हमारी जीएफआर को रेगुलेट करा था वो इसका ऑटो रेगुलेटरी फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो मैकेनिज्म बतानी है वो जे एपेटस की मैकेनिज्म बतानी है, क्वेश्चन को समझना है। ऐसे ही कि हमसे क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन में जो हम इसने ये बोल दिया ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बताओ, तो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब ये है कि बच्चों हमें जे एपेटस को बताना है, और ये हम अच्छे से जानते हैं। पहले तो हम ये बताओ जे एपेटस बनता कैसे, मैंने भी बताया था डीसीटी की सेल्स और एफरेंट आर्टियल, वो आर्टियल जो ब्लड लेके आती है उसकी सेल्स कुछ मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, जे एपेटस बनाती है। जे एपेटस में जो जे सेल्स है, जैसे ही हमारा जीएफआर गिरेगा तो जे सेल्स क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, और जे सेल्स क्या रिलीज करती है बच्चों, रेनिन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है बच्चों, रेनिन। और रेनिन क्या करते हैं बच्चों, हमारे लीवर से एक सबस्टांस रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन हमारे लीवर से सीक्रेट होने वाली एंजियोटेंसिनोजन को, अब एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में आ गया, लीवर ने सीक्रेट कर दिया ब्लड में, रेनिन भी जे सेल्स ने रेनिन को भी सीक्रेट कर दिया ब्लड में, तो रेनिन भी ब्लड में, एंजियोटेंसिनोजन भी ब्लड में। तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को क्या करते हैं बच्चों, पहले एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज करेगा, फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज करेगा, और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये काम करेगा दो। फर्स्ट तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्टैक्ट करेगा। जैसे ही ब्लड वेसल्स को कॉन्टैक्ट करेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हमारा जीएफआर बढ़ जाएगा। और सेकंड काम ये करता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ये वर्क करता है, वहाँ से क्या करता है बच्चों, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, एल्डोस्टेरोन को। और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन बच्चों हमारा डीसीटी डिजिटल पार्ट पे काम करते हैं, डीसीटी पे, और क्या कहते हैं वहाँ से सोडियम आयन का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है हमारा जीएफआर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों जे एपेटस जो है हमारी किडनी का ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिससे क्या करते हैं हमारे जीएफआर को रेगुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, और ये पूरा मैकेनिज्म आप अपने मतलब एक्सप्लेन करके लिख सकते हो जब आपका रिटन एग्जाम होगा तो। और अगर हमसे ऐसा आ जाए क्वेश्चन नीट में कि एक्सप्लेन तो देगा नहीं, वो ऐसे पूछ लेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ जीएफआर, ऐसे क्वेश्चन आ गया इन विच ऑफ द ऑप्शंस आर ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ जीएफआर, तो उसमें जे एपेटस दे दिया, हाइपोथैलेमस दे दिया, हार्ट दे दिया, और एक ऑप्शन कुछ और भी बना के दे दिया, जैसे कुछ भी बना देगा, मान लो नन ऑफ दीज दे दिया ऐसे मान लो, तो उसमें से हमें जे एपेटस को मार्क करके आना, क्योंकि जे एपेटस किडनी का ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए। ओके मैम, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूँगी, क्यों, क्योंकि ये बच्चों ऐसे कैसे उठ के आपकी नीट में आ सकता है। नीट पर्पज से बोलो तो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट नीट पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को देखते आओ। मैच्योरेशन इज कैरिड आउट बाय रिफ्लेक्स, यस बच्चों मैच्योरेशन एक रिफ्लेक्स होता है, न्यूरल रिफ्लेक्स होता है, सीएनएस इसमें इन्वॉल्व होता है, न्यूरल रिफ्लेक्स होता है। और इसमें कौन सी रिफ्लेक्स होती है, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स होती है। मैच्योरेशन के लिए रिफ्लेक्स जो उसका नाम ये है मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, एमआर बोल देती हूँ एक बार, तो दिस इज ट्रू। इसके आगे लिख रही हूँ, ट्रू स्टेटमेंट है। फर्स्ट जो ए है वो ट्रू है। ओके मैम, एडीएच हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग यूरिन हाइपोटोनिक। देखो हाइपोटोनिक दो चीज़ होती है। हाइपोटोनिक उसके लिए यूज़ होते हैं बच्चों जिसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा हो और जो आयंस हो वो कम हो, और हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आयंस ज़्यादा हो और पानी कम हो। तो सबसे पहले तो जो एडीएच है वो वाटर के एलिमिनेशन को नहीं बढ़ाता, एडीएच हेल्प करता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में, और इससे हमारा यूरिन हाइपोटोनिक ना बन के हाइपरटोनिक बनेगा, हाइपरटोनिक। ठीक है, तो एलिमिनेशन को नहीं बढ़ाता, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मैं आपको करेक्ट करवाऊँ तो स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट कैसा फॉल्स है, और इसमें करेक्शन क्या हमने वो भी देख लिया। ठीक है, एक बार मैं इसको रेज करूँ क्योंकि यहाँ पे फिर होच पोच हो गया स्क्रीन पे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसको नोट करते जाओ साथ साथ में। ठीक है, फिर मैं साथ साथ में रेज कर दूँगी इसे। अब देखो, अब हमारा स्टेटमेंट आया सी। दो स्टेटमेंट हम देख लिए, फर्स्ट इज ट्रू है, थोड़ा सा लिखो, और सेकंड फॉल्स था, और गलती क्या थी हमने वो भी देख ली। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द वोमेंस कैप्सूल। यस बच्चों, इस स्टेटमेंट ट्रू हमने देखा था कि प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, तो प्रोटीन जो है वो स्लिट पोर्ट से या फिल्ट्रेशन स्लिट से फिल्ट्रेट में नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए जो प्रोटीन फ्री फ्लूइड होता है बच्चों वो कहाँ पे आता है, वोमेंस कैप्सूल के अंदर। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हेनलीज लूप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन। यस बच्चों, ये स्टेटमेंट भी सही है। और कौन सी मैकेनिज्म से, सीसी मैकेनिज्म से। सीसी मैकेनिज्म के थ्रू हेनली लूप क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में। ओके मैम, ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वेक्टिव ट्यूब्यूल। यस बच्चों, ये तो भी मैं थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, स्टेटमेंट भी ट्रू है। पीसीटी में 3 चीज़ों का एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता, एक उसमें ग्लूकोज था, एक उसमें सोडियम आयन था, और एक उसमें अमीनो एसिड था। इन तीनों चीज़ों का बच्चों पीसीटी में कैसा रीअब्सॉर्प्शन होता है बच्चों, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू है। ठीक है, आप इसके अपने एनसीईआरटी के आगे से तो ट्रू फॉल्स मैंने आपको बता दिया, गलती का है हमने वो भी देख ली। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में एज इट इज उठ के आ सकता है आपके नीट के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म। सीसी मैकेनिज्म का हमें एक ब्रीफ अकाउंट देना है। देखो मैं थोड़ा सा वर्बली समझा देती हूँ। सीसी मैकेनिज्म में सबसे पहले तो हमें जानना है हेनली लूप और क्या होता है, हमारी वासारेक्ट होती है, उनके बीच में क्या चलता है, सीसी मैकेनिज्म चलते हैं।
हेनली लूप की जो असेंडिंग लिंब होती है बच्चों, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट को मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होती है। जो इलेक्ट्रोलाइट बच्चों NaCl मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हेनली लूप के असेंडिंग लिंब से आते हैं, वही इलेक्ट्रोलाइट बच्चों जो हमारी वासा होती है उसकी डिसेंडिंग लिंब से एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम से अब एक्सचेंज होकर कहाँ चला गया, वासा एक्टा में चला गया। तो मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में तो बच्चों हमारा वो आया ही नहीं, क्या नहीं है, NaCl नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो फिर होता क्या है बच्चों, जो असेंडिंग लिंब वासा एक्टा होती है वो वापस से क्या करती है, NaCl को रिमूव कर देती है, NaCl को बाहर निकाल देती है कहाँ पे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो इससे क्या होता है, NaCl रिटेन रह जाता है कहाँ पे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। वहीं पे जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है उसका कुछ पार्ट बच्चों क्या करता है, यूरिया को निकाल देता है बाहर। यूरिया के लिए परमिएबल होता है, किसके लिए, यूरिया के लिए परमिएबल होता है कलेक्टिंग डक्ट का कुछ पार्ट, जिससे यूरिया खा जाती है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रहती है। और ये यूरिया का जो बच्चों पार्ट है वो क्या होता है, हमारी असेंडिंग लिंब में चला जाता है, असेंडिंग लिंब के साथ एक्सचेंज हो जाता है और वापस से DCT के थ्रू वापस से कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा और यहाँ पे यूरिया साइकिल चलता जाएगा। तो मतलब यूरिया भी रिटेन रहता है हमारी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में और NaCl भी रिटेन रहता है। और इससे क्या होती है बच्चों, जो हमारी ओस्मोलैरिटी होती है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बढ़ जाती है। पोटेक्स में जो जहाँ पे 300 होती है वही मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कितनी होती है, 1200 होती है। इस तरीके से बच्चों कहते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा ओस्मोलैरिटी हो जाती है, जब कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है यूरिन पास आउट होता है तो बाहर इतनी ज़्यादा आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कि पानी बाहर आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पानी आ जाता है, जिससे क्या होता है हम हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प करती है हमारी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में। कितने टाइम में, 4 टाइम्स में। 4 टाइम्स 300 से 1200 मिलीऑस्मोल तक ले आए हम, तो मतलब 4 टाइम्स तक हमने क्या किया बच्चों, हमारी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लिया। और आप इसके लिए डायग्राम भी बना सकते हो, जो बच्चे रिटन एग्जाम दे रहे हैं वो अपने पेपर में इसके डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म का एक ब्रीफ एक्सप्लेन दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीवर, लंग्स एंड स्किन इन एक्सक्रीशन। ये भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। लीवर से क्या निकलेगा बच्चों, लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान, लीवर से निकलता है बच्चों बाइल सिक्रेट करते हैं लीवर। और बाइल में क्या होता है, बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है, विटामिन होते हैं, ड्रग्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और कुछ डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो हम वेस्ट निकालते हैं, जो पोटी करते हैं, उसके थ्रू क्या हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लंग्स बच्चों क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा 200 ml प्रति मिनट, ध्यान रखनी है। और साथ में वाटर को भी, वाटर के रिमूवल में भी लंग्स का एक सिग्निफिकेंट रोल है। स्किन में 2 ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से क्या निकलेगा बच्चों, स्वेट निकलेगा, सेबेशियस ग्लैंड सीबम को रिलीज करेगी। स्वेट में क्या होता है बच्चों, स्वेट में क्या होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड होगा, पानी होगा, NaCl होगा, यूरिया होगा, ये 4 चीज़ होगी। वहीं पे सीबम में क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन होंगे, वैक्सीज होंगे और क्या होंगे, स्टेरॉल्स होंगे। ठीक है, और क्या होता है, स्वेट का मेन काम तो प्राइमरी फंक्शन तो हमारी बॉडी को कूल आउट करना है और साथ ही साथ में ये NaCl और ये मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया बॉडी का, थोड़ा सा उसको बाहर निकालने में भी काम करता है। और जो सीबम होता है वो क्या करता है, जो स्पेशियस ग्लैंड होती है वो हमारी बॉडी के बाहर एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर का बनाने का भी काम करती है। ये पूरा अच्छे से हम बच्चों पढ़ चुके हैं, उसमें पढ़ा हमने टॉपिक के अंदर, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन मिचुरेशन की प्रोसेस पे भी मैंने एक्सप्लेन की थी कि जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है बच्चों किसी यूरिन से, तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच होती है, तो वॉल पे होता है स्ट्रेच रिसेप्टर, जो क्या करते हैं बच्चों, CNS को सिग्नल भेजते हैं। फिर CNS मोटर सिग्नल वापस से भेजते हैं यूरिन ब्लैडर को। वॉलेंट्री मोटर सिग्नल होता है कि जिससे क्या होता है, हमारा जो यूरिन ब्लैडर है वो तो क्या कॉन्टैक्ट होगा, यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होगा, जिससे क्या हो जाएगा बच्चों, यूरिन पास आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। इसे बोलते हैं मिचुरेशन। और इसके लिए जो रिफ्लेक्स होता है बच्चों, जो न्यूरल रिफ्लेक्स होता है उसे बोलते हैं मिचुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं चाहिए। ये देखो 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आपकी नीट पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट उठ के नीट में आ सकता है। कॉलम फर्स्ट है बच्चों, कॉलम सेकंड है, इसको मैच करना। ओके मैम, एक साइड है मोनोटेलिज्म, बोमन्स कैप्सूल, मिचुरेशन, यूरिकोटेलिज्म और ADH। बर्ड्स, वाटर दिया तो ऑप्शन बोनीफिश, यूरिनरी ब्लैडर और रीनल ट्यूब्यूल। सबसे पहले जैसे मैंने बर्ड को देखा तो यूरिकोटेलिज्म देखते हुए माइंड में आया RBI लैंड स्नेल। और बी इसमें लैंड स्नेल, बी इसमें था क्या बर्ड्स था, तो डी का आएगा फर्स्ट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डी का आएगा फर्स्ट। वहीं पे वाटर दिया तो ऑप्शन में बच्चों कौन हेल्प करेगा, हमारा ADH हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपको पता है, यहाँ पे ADH हेल्प करेगा, तो यहाँ पे लिख देती हूँ सेकंड। वहीं पे बॉनी फिश मैंने बताया था, मैराइन फिश और बॉनी फिश में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो अमोनोटेलिज्म की जो प्रोसेस है वो A से स्टार्ट हो रही है, अमोनिया A से स्टार्ट हो रहा है और ABCD के बाद में A के बाद B आता है, तो अमोनोटेलिज्म में क्या आएगा, बॉनी फिश आएगा। और मैराइन फिश फिर कहाँ चला जाएगा, यूरोटेलिज्म में चला जाएगा। आप ऐसी छोटी सी ट्रिक से या फिर छोटी सी मतलब एक दिमाग ही लगाया छोटा, मतलब कोई ट्रिक नहीं बोलेंगे, बस ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। A के बाद में B आता है तो अमोनोटेलिज्म या अमोनिया में कौन आएगा, बॉनी फिश आएगा, तो एक आ जाएगा थर्ड। ठीक है मैम, फिर बच गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा बच्चों, मिचुरेशन की प्रोसेस होगी, अभी मैं देखा तो सी का जाएगा फोर्थ। फिर बच गया बोमन कैप्सूल रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ। आई थिंक कोई भी डाउट नहीं है, अच्छे से आप इसको क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको मैच करना तो ऐसे कर लो, अमोनोटेलिज्म का बोनीफिश आएगा, बोमन कैप्सूल रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, मिचुरेशन यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यूरिकोटेलिज्म में बर्ड आ जाएगा और ADH वाटर रिजर्वेशन में हेल्प करेगा। ऐसे मैच करें तो ऐसे करो। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़े से क्वेश्चन हो रहा है कि उनको भी फटाफट से करके क्लास को खत्म करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका।
व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है बच्चों? हमारे बॉडी का जो आयनिक बैलेंस है, आयनिक बैलेंस उसे बना के रखना, जो हमारे आयनिक बैलेंस है उसे बना के रखना, और जो वाटर बैलेंस है, जो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है उसे बना के रखना, उसी के बोलते हैं बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ओके मैम। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर जनरली आइदर यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, नॉट अम्यूनोटैलिक। वाई? देखो आप इसका ये लिखोगे कि हमने क्या क्या टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन किया है, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है, पानी की क्या हमारे पास कमी है, पानी की हमारे पास कम है, तो इसलिए हम अमोनिया को रिलीज नहीं कर सकते, हम इतना पानी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अमोनिया को रिलीज़ करें। तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है ये, इसलिए हमने क्या किया, हमने जो ये अमोनिया होता है वो हाई टॉक्सिक होता है, इसलिए हमने ज़्यादा टॉक्सिक वाले, मैक्सिमम टॉक्सिक वाले नाइट्रोजनस वेस्ट को किस में चेंज किया, यूरिया या यूरिक एसिड में चेंज कर लिया, जिसको रिमूव करने के लिए बच्चों कम पानी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अमोनिया को लीवर में ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल के थ्रू किस में चेंज कर लेते हैं बच्चों, यूरिया में चेंज कर लेते हैं, अमोनिया को यूरिया में चेंज कर लेते हैं, और फिर यूरिया को हमारी बॉडी से पास आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका लिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्यों यूरिया और यूरिक एसिड को जल्दी अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पानी की कमी है, उन्होंने वो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की है। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हो। 10th नंबर क्वेश्चन है आपका, वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस इन किडनी फंक्शन? ये तो बच्चों भी हम देख रहे हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का किडनी फंक्शन में क्या एक सिग्निफिकेंट रोल है, कि जैसे ही GFR गिरते हैं तो बच्चों JG सेल्स रेनिन को सिर, ये पूरा प्रोसेस हम देखें, मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये हम आते हैं। ठीक है मैम। नेम द फॉलोइंग, अब हमें नेम द फॉलोइंग करना है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में सीधा का सीधा उठ के आ सकते हैं नीट में, क्योंकि इसमें वन वर्ड वाला ऑप्शन है, तो एग्जामिनर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बना के दे सकता है आपको। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या, ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, नेम द फॉलोइंग। देखो, नेम द फॉलोइंग, ए कोऑर्डिनेटा एनिमल हैविंग फ्लेम सेल्स एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। जैसे ही हमारे एग्जाम में फ्लेम सेल्स आए तो साथ में प्रोटोनेफ्रीडिया भी आना चाहिए। प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स का नाम सुनते ही माइंड में आना चाहिए, क्योंकि बच्चों एक ही बंदे के तो दो नाम है, प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स एक ही स्ट्रक्चर के तो दो नाम है, एक ही ऐसा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिसे हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं और जिसे हम फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। और इसके बच्चों में 4 एग्जाम्पल देखते हैं। प्लेटी हेलमिंथेस देखा था, जिसे हम फ्लैटवर्म बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया देखा था। सेकंड हमें देखा था रोटीफर्स, थर्ड हमें देखा था बच्चों सम एनिलिडा, और फोर्थ हमें देखा था सिफेलोकोर्डेटा, वो इसका एग्जाम्पल देखा था एम्फियोक्सिस। तो हमसे पूछे वो कोर्डेटा एनिमल बताने, तो सिफेलोकोर्डेटा में एग्जाम्पल देखा था बच्चों एम्फियोक्सिस, जो क्या होगा इसका आंसर होगा सिफेलोकोर्डेटा लिख दो या फिर एम्फियोक्सिस लिख दो, जो क्या करेगा बच्चों फ्लेम सेल रखेगा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक है, क्योंकि इसने हमें यहाँ पे कंडीशन दे दी कि हमें कोर्डेटा एनिमल बताओ, इसने ऐसे नहीं बोला प्लेटी हेलमिंथेस का एग्जाम्पल बताओ। अगर प्लेटी हेलमिंथेस एनिमल बोल देते तो प्लेनेरिया बता देते हैं। ठीक है, बस इसने यहाँ पे क्या बोले कोर्डेटा एनिमल बताओ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एम्फियोक्सिस लिख सकते हो, आप एम्फियोक्सिस लिख सकते हो। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख सकते हो सिफेलोकोर्डेटा, क्योंकि ये किसका मेंबर बच्चों सिफेलोकोर्डेटा का मेंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो कॉर्टिकल पोर्शंस प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड इन द ह्यूमन किडनी, मतलब जो हमने स्ट्रक्चर बना किडनी का एस मेडुला के पिरामिड बनाई थी, तो इसके बीच बीच में कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट चला जाता है, तो जो कॉर्टिकल प्रोजेक्शन मेडुलरी पिरामिड के अंदर है उसे क्या बोलते हैं बच्चों रीनल कॉलम। इसके दो नाम है, रीनल कॉलम बोलेंगे या फिर क्या बोले कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी तो आप लिख सकते हो। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो, कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलेंगे और क्या बोलेंगे रीनल कॉलम बोलेंगे, जो कॉर्टिकल पोर्शंस मेडुलर पिरामिड के अंदर प्रोजेक्ट हो गया उसे। ठीक है, समझ में आ गया, इसको इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो सी, देखो ए लूप ऑफ कैपिलरी रनिंग पैरेलल टू द हेनलीज लूप। पेरिट्यूबुलर नेटवर्क का वो पार्ट, कैपिलरी का वो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क की वो कैपिलरी बच्चों जो हेनली लूप के पैरेलल जाती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों वासा रेक्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वासा रेक्टा आ जाएगा, वासा रेक्टा। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, ये नीट में ऐसे के सेम से उठ के आ सकता है। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी आज की क्लास का एक्सरसाइज का, फिर क्लास को खत्म करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूँ क्योंकि बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स है और ये सेम के सेम उठ के आ सकता है आपके पेपर में, तो इंपॉर्टेंट मार्क करूँ, नीट में इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखो फिल द गैप्स, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज डैश टू वाटर वेयर एज द डिसेंडिंग लिम्ब इज टू डैश इट। देखो हमें पता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पानी के लिए इम्परमिएबल होती है, तो यहाँ पे इम्परमिएबल स्पेलिंग देख लेना बच्चों, रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, वहीं पे जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है बच्चों वो पानी के लिए परमिएबल होती है, तो यहाँ पे आएगा परमिएबल। तो पहले तो आएगा इम्परमिएबल क्योंकि वो असेंडिंग लिम्ब की बात करें, बाद में आएगा परमिएबल क्योंकि वो डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें। ठीक है, तो इम्परमिएबल हो गया असेंडिंग लिम्ब पानी के लिए और वहीं पे परमिएबल हो गया डिसेंडिंग लिम्ब पानी के लिए। ओके मैम, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स इज फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन। कि डिस्टल पार्ट से, ट्यूब्यूल के डिस्टल पार्ट से कौन सा हार्मोन क्या करा था, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करा था, तो वो करा था ADH, एंटीडायरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। और वहीं पे हमसे पूछ रहा कि Na+ और वाटर दोनों को कौन
फैसिलिटेट कर रहा था, जो सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन करवा था, वाटर का भी करवा था, तो मैं यहाँ पे लिखते हैं बच्चों एल्डोस्टेरोन। यहाँ पे ओनली वाटर का पूछे तो हम एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन के साथ में जाएंगे, और साथ में अगर ये सोडियम और लिखते था, यहाँ पे सोडियम के साथ साथ वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करा था, वाटर के साथ साथ सोडियम को भी रीअब्जॉर्ब करा था, तो वो कौन था? वो था हमारा एल्डोस्टेरोन, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। कौन रिलीज करवाता है? एंजियोटेंसिन सेकेंडरी से रिलीज करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडीएच, जिसका पूरा नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसी का दूसरा नाम है बच्चों वैसोप्रेसिन। एक ही बंदे के दो नाम, एडीएच और वैसोप्रेसिन। ओके मैम। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोल रहा है बच्चों, मतलब सी क्या बोल रहा है? डायलाइसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूट एज इन प्लाज्मा, कि सारे के सारे प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूट सेम है डायलाइजिंग फ्लूइड में, बट एक्सेप्ट किसको छोड़ के बच्चों? नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के। नाइट्रोजनस वेस्ट को तो हमने नहीं डाला ना, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट को हम क्या करेंगे? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेलोफोन ट्यूब से बाहर निकाल लेंगे। बाहर प्लाज्मा की जैसा कॉन्स्टिट्यूट है, बट क्या नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं। और सेलोफोन ट्यूब के अंदर हमने जो ब्लड निकाला आर्टरी से हेपेरिन डाल के, उसके अंदर भर भर के क्या नाइट्रोजनस वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट है। क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट को तो हमें रिमूव करना है ब्लड से, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा। सेलोफोन ट्यूब के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा है, वहीं पे जो डायलाइजिंग फ्लूइड उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट कम है, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजनस वेस्ट सेलोफोन ट्यूब से बाहर आ जाएगा। तो डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या नहीं होता बच्चों? प्लाज्मा में जो होता है इस ब्लड के, तो वहाँ क्या नहीं होता? नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट के अलावा प्लाज्मा के सेम कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके बच्चों, समझ में आ गई बात मैम। ए हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज डैश ग्राम ऑफ यूरिया। कितना यूरिया रिलीज करता है बच्चों? 25 से 30 ग्राम पढ़ा था एनसीईआरटी में, डाटा पढ़ा था हमने, ठीक है। और यूरिन का पीएच पूछ के बच्चों, तो कितना होता है? यूरिन का पीएच होता है बच्चों 6, ये बात भी ध्यान रखनी है। और हमसे पूछा कितना ग्राम यूरिया रिलीज करेगा एक हेल्दी ह्यूमन ऑन एन एवरेज, तो 25 से 30 ग्राम। यहाँ पे लिखो 25 से 30 ग्राम, ग्राम तो लिखिए 25 से 30 लिख दो, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। पूरा लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया, समरी भी पढ़ा दी, एक्सरसाइज भी पढ़ा दी, ठीक है। थैंक यू आपका बहुत बहुत कि आपने इतना टाइम दिया, आपका इतना कीमती टाइम था मुझे दिया, आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ऐसे हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, अपने गोल को अचीव करो, ये मेरी प्रार्थना है भगवान जी से कि आप जो भी बच्चा मेहनत करो सभी को उनका गोल मिले, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू।